हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डेली आईएएस एग्जाम डोज के वीडियो में। तो हम लोग लेकर आ चुके हैं एक नया इनिशिएटिव जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक आर्टिकल में हम ये भी देखेंगे कि आप लोग मेन्स में किस तरीके से इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आंसर लिख सकते हो। और इस चीज़ को इंश्योर मैं यहाँ पर यह भी कर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो देख लिए जो इस YouTube चैनल पर अपलोड होते हैं, कौन कौन से, एक ये डेली आईएएस एग्जाम डोज वाला और दूसरा वीडियो डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला, तो आपके सारे करंट अफेयर डेली बेसिस पर कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटा निकालना है और आपके सारे करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको मंथली मैगजीन पढ़ने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। इतने डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपने वीडियो का लेंथ देख ही लिया होगा। तो आज है 30 जून। चलो फिर शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में आप लोग किस तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो पहला आर्टिकल आता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के बारे में और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं हर एक आर्टिकल यूपीएससी सिलेबस से लिंक करके भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग सिलेबस से इसको लिंक कर सकते हो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा है। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो वहां पर आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये बोलता है, जो ये टर्म है ड्रैगन मैन और साथ ही साथ नेशर रमला होमो, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला था। इस टर्म का मतलब क्या है, ये किससे रिलेट करता है? आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए एक्सोप्लैनेट, या फिर एंशिएंट ह्यूमन, या फिर रैंसमवेयर, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। और ये आर्टिकल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 अब यहां पर ये लाई गई है यूएनओडीसी के द्वारा। ये आर्टिकल आपका इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा और खासकर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाने वाला है। और कौन कौन से टॉपिक्स आप इसको रिलेट कर सकते हो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले चीज़ तो आपको ये देखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये लाई गई है यूएनओडीसी के द्वारा। तो ये यूएनओडीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में और यहाँ पर आप कह सकते हो उसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। 2002 में यहाँ पर इसको यह नाम दिया गया। ये काम ये करता है कि जो ये ड्रग्स वगैरह है उनके ऊपर यहाँ पर ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। देन आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने अपना वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी किया है और ये बताया कि कोविड-19 के टाइम पर खासकर लॉकडाउन जब रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले तो इस लॉकडाउन के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा जो ये ड्रग्स कंज्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। खासकर ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ड्रग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और खासकर आप कह सकते हो जो भी मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उनका नॉन मेडिकल यूज़ भी इस्तेमाल किया गया है। वो क्या होता है वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहली बात तो कुछ हिस्टोरिकल डेटा बताया गया है, जैसे कि 2010 से लेकर 2019 के बीच में जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी बड़े हैं। लगभग 22% से वो इंक्रीज़ हुए हैं पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन में। और 275 मिलियन जो पीपल हैं वो आज के टाइम पर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में। और ये लास्ट ईयर का डेटा है जिसमें से 36 मिलियन लोग जो है बुरी तरह से सफ़र करे हैं इस ड्रग के इस्तेमाल करने से। ये जो ओपियोइड है यहाँ पर आप देख पाओगे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिला है। खासकर ओपियोइड एक तरीके से मेडिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेडिकल यूज़ के लिए चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं उनका भी एक नॉन मेडिकल यूज़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि जो ड्रग के पर्पज़ से उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनको एक तरीके से ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया कैनाबीस के बारे में। कैनाबीस जिसको हम लोग भांग बोलते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसका भी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आया है। लगभग अगर हम बात करें पिछले 24 सालों में तो इसकी पोटेंसी भी इंक्रीज़ हुई है और जो है इसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है।
दूसरी बात, ये जो ड्रग है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, काफ़ी ज़्यादा बुरे इफेक्ट पड़ जाते हैं। इसके अंदर आपको थीटा 9 THC देखने को मिल जाएगा और इसी की वजह से ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देता है, नशा सा होने लगता है और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, पूरी लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कैनाबीस का आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया चैनल्स पर इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता हुआ नजर आता है इस भांग का। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, अब ये जितनी भी चीज़ें इंक्रीज हुई हैं या खासकर जो ये आप कह सकते हो दुनिया भर में ड्रग का इस्तेमाल ज़्यादातर बढ़ा है इस लॉकडाउन के टाइम पे, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो डार्क वेब करके यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है और जो ये काफ़ी आसानी से ऑनलाइन वगैरह आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन हुआ है और ऑनलाइन ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो ये कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, डार्क वेब के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत आराम से ट्रांजैक्शन किया गया डार्क वेब में और वहाँ पर ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, इनका बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड हुआ है और जो है इसी की वजह से ये सब चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एशिया के अंदर जो चाइना और इंडिया है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा ड्रग्स को ये बेचा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये डेटा बताया गया साल 2011 से लेकर 20 तक सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्रग्स का ट्रेड हुआ है चाइना और इंडिया के अंदर पूरे एशिया में। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये वाला पिक्चर आप लोग देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे डार्क वेब वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, और डार्क वेब के बारे में एक बार और मैं वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डार्क वेब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप एक छोटा सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। अब देखो कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है। कोविड-19 क्राइसिस की वजह से लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग पूरी तरह से गरीबी के रेखा के नीचे आ चुके हैं, गरीबी में पूरी तरह से पड़ चुके हैं, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 255 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं 2020 में। और इन सब चीज़ों की वजह से, एक स्ट्रेस की वजह से ये ड्रग्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। देन कोविड-19 का एक पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिला। इसका जो इम्पैक्ट है, खासकर बहुत सारे लोगों ने ड्रग को एक तरीके से जो उनकी आदत थी उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कह सकते हो टेलीमेडिसिन घर में थे, ठीक है, घर में रहते, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे और साथ ही साथ टेलीमेडिसिन वगैरह के आप कह सकते हो कि फैसिलिटीज़ वगैरह थी सभी लोगों के पास कि फ़ोन के माध्यम से जो है हम लोग अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम में ये कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर। ठीक है, लोगों ने कोशिश करा है कि हाँ इन चीज़ों को वो छोड़ दें, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरती हुई नजर आई हैं, लेकिन सुधरी कम है और जो बिगड़ी हुई हैं वो ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो ये बर्बाद हुई हैं वो ज़्यादा हैं, सुधरी कम है। नाउ अगर हम लोग बात करें रीजंस क्या है इस ड्रग यूज़ को बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पर ये ड्रग यूज़ इतना बढ़ कैसे गया, उसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला कारण ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट है वो देखने को मिली है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हुआ है, मेल के थ्रू हुआ है और ही बहुत सारी जितने भी आप कह सकते हो पॉसिबल चीज़ें हैं वहाँ के थ्रू यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है इस पैंडेमिक के टाइम पे और उसी की वजह से ये ड्रग यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। देन उसके बाद कुछ सजेशंस वगैरह दिए गए हैं कि हाँ इस ड्रग यूज़ को हमें ख़त्म करना है, इस ड्रग्स को हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या क्या हम लोग सजेशन लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रीलिम्स में भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस ड्रग यूज़ को लेकर या फिर इस रिपोर्ट को लेकर, तो आप सब चीज़ें यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी, इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, सब चीज़ें आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। प्लस मेन्स में भी आप लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला सजेशन ये है कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। देखो कैनबीस को लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, उसको टैकल करना पड़ेगा। देखो बहुत सारी जगह पर ये भी बता दिया जाता है जो ये भांग है वो सही है, इसका इस्तेमाल करा जाता है मेडिसिन के पर्पज से, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि इस कैनबीस का एक आप कह सकते हो दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे सजेशन ये है अवेयरनेस रेजिंग एंड कम्युनिकेशन एफर्ट्स। मतलब क्या है इसका कि देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि हाँ भाई इस ड्रग्स के इतने नुकसान है, पता सबको होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर बस काफ़ी अपना एक सजेशन लिखना है कि देखो यहाँ पर हम लोग जागरूकता वगैरह फैला सकते हैं, इस चीज़ को लेकर कम्युनिकेशन एफर्ट्स लगा सकते हैं ताकि जो है हम लोग समझा सकें दूसरे को और उसको ड्रग से बाहर निकाल सकें। देन उसके बाद यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि
बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि इस ड्रग्स के प्रति काम करती हैं, इन ड्रग को एक तरीके से इनको टैकल करने के लिए वर्क करती हैं। तो उन एजेंसीज को और ज़्यादा उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जा सकता है, उनके हाथ में और थोड़ी सी पावर दी जा सकती है जिससे कि वो इन ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेंट कर सकें। देन उसके बाद यहाँ पर जॉइंट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही मिलकर काम करना पड़ेगा। जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं उसको एक तरीके से आपको पूरी तरह से हटाना है, ठीक है, इन ड्रग्स वगैरह का, और आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाने हैं जो कि इसको एक तरीके से बैन करने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और इससे काफ़ी हद तक सुधार आ सकता है। देन उसके बाद आज के टाइम पर हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, दुनिया भर में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि ड्रग्स को रोकने के लिए मदद करते हैं, तो आप देख पाओगे। इन चीज़ों को भी आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। पहला इनिशिएटिव यह है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 जून को, तो आपको ध्यान रखना है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून को, और इसी के बेसिस पर यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया जाता है कि हम लोग को जल्द से जल्द इन ड्रग कंजम्पशन को खत्म करना है। देन उसके बाद हमारे पास और भी ये 3 चीज़ें हैं, जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ये बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988। तो ये अलग अलग साल में ये सारी चीज़ें लाई गई हैं, सारे कन्वेंशंस लाए गए हैं, और इसके अंदर इंडिया जो है तीनों ही के अंदर साइन कर चुका है। इंडिया एक तीनों ही का पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। और इंडिया ने भी यहाँ पर इनेक्ट कर रखा है अपना नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये इलीगल काम है अगर आप लोग ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हो, और इन सब चीज़ों के अंडर में यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है किसी भी पर्सन को अगर वो ड्रग का इस्तेमाल करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। लाऊं अब हम लोग कुछ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है ड्रग्स को लेकर, क्योंकि इंडिया जो है एक सैंडविच बन चुका है। सैंडविच तो मतलब सैंडविच कैसे बीच में आ चुका है, किन 2 चीज़ों के बीच में आ चुका है, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आ चुका है। उसी की वजह से आज के टाइम पर इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन ये है, ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये जो गोल्डन क्रीसेंट है इस वाले एरिया को बोलते हैं। इस वाले एरिया में जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इसको ये क्रीसेंट बोला जाता है। और ट्रायंगल यहाँ पे ये बोला जाता है बुर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, यानी कि म्यांमार। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी कंट्रीज, उसके बीच में इंडिया जाता है। अब यानी कि ये 3 कंट्रीज और ये 4 कंट्रीज, यहाँ सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता है, और खासकर ओपीएम की बात करें, ओपीएम मतलब कि जो अफीम होता है उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों एरियाज़ में। नाउ यहाँ पे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान दुनिया में सबसे पहली कंट्री माना जाता है जहाँ पर ओपीएम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर दुनिया भर में जाना जाता है म्यांमार, जहाँ पर ओपीएम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछा जा सकता है ये गोल्डन क्रीसेंट क्या है या फिर ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है। नाउ आते हैं आपको सेकंड आर्टिकल की तरफ, तो इसके बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये आंसर राइटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड आर्टिकल के बारे में हमें पता ही है, आपको ही पता होगा, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप कहोगे आर्टिकल 2 दिन पुराना है, लेकिन आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप सिर्फ डेली द हिंदू देखो और डेली करंट अफेयर का वीडियो देखो, और यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको अच्छे से देख लेना, सुन लेना, और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आप पीडीएफ वगैरह स्टोर करके भी रख सकते हो, और किस तरीके से आंसर लिखना है वो यहाँ पर आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा एक दिन पीछे हम लोग चलेंगे, लेकिन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा, ये मेरी यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, पूरी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकूँ। साथ ही साथ मंथली कंपाइलेशन का सिस्टम यहाँ पे खत्म कर देंगे हम लोग। डेली बेसिस पर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे कि आपको मंथली बेसिस पर कवर करने की जरूरत ही ना पड़े। मंथली बेसिस पर कुछ कवर करना है तो अपना सारा का सारा रिविजन कर लेना। अब यहाँ पे ये आर्टिकल आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे डिस्कस किया गया है एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान आज के टाइम पर भी ग्रे लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये सारे आपको अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको फिर से बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान एक इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर रहने वाला है। अब आप कहोगे अभी तो आपने ग्रे लिस्ट बोला था, तो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट का ही दूसरा नाम ग्रे लिस्ट है, तो ग्रे लिस्ट के अंदर ये रहने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एफएटीएफ क्या है, लेकिन कुछ बैकग्राउंड के साथ कवर करते हैं।
अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने काफ़ी टाइम पहले से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। 2018 की बात करो या 2008 से ही अगर हम लोग देखें तो लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद 2018, 19, 20, 21 सभी जगह पर पाकिस्तान आपको ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने भी आपको बताई हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेरर फंडिंग देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये FATF होता क्या है एग्जैक्टली, तो आपको यहाँ पर नीचे नजर आएगा। ये आर्टिकल जो FATF है आपका GS पेपर 3 एंड 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर रिलेट करने को मिल जाएंगे। नाउ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, जब G7 की समिट चल रही थी पेरिस में, तब इसको एस्टेब्लिश किया गया। नाउ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पर असेस ये करता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके प्रति स्टेप्स लेता है, साथ ही साथ जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके प्रति स्टेप्स लेता है। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे काम करता है। देन उसके बाद यहाँ पे आतंकवाद का आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आतंकवाद कैसे उठता है? जब उसको पैसा मिलेगा, तो उस चीज़ को भी रोकने का यहाँ पे पूरी तरह से FATF वर्क करता है। ना उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मेन वही हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उससे लड़ना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। हेडक्वार्टर आपको इसका कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में, यानी OECD के हेडक्वार्टर्स में, जो कि पेरिस में है। इसके अंदर लगभग 39 मेंबर्स हैं आज के टाइम पर, और साथ ही साथ जो यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया भी मेंबर है FATF का। ये जो FATF है ये 2 लिस्ट बनाकर चलता है, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिल रही है, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इनफैक्ट उसको लोन वगैरह भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और अगर यहाँ पर ग्रे लिस्ट में भी वो कंट्री नहीं सुधरती है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और ब्लैक लिस्ट में कंट्री का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और आज के टाइम पर ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नाउ FATF ने बोला कि पाकिस्तान को क्यों डाला ग्रे लिस्ट में? अभी फिर से, क्योंकि पाकिस्तान फेल हो चुका है। इसने कोई प्रॉपर स्टेप्स लिए नहीं हैं टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि हाफिज़ सईद हो गया, जैश ए मोहम्मद, चीफ मसूद अजहर। तो इन लोगों को अच्छे से यहाँ पर टैकल किया नहीं है पाकिस्तान ने, उसी वजह से वापस से इसको ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, ऐसा यहाँ पर FATF का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को लगातार अपना प्रोग्रेस करना है इस चीज़ में, और जो है आगे बढ़ना है। देन उसके बाद यहाँ पर FATF ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि देखो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग में अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आपको काफ़ी ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा। तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर FATF ने इसको ग्रे लिस्ट के अंदर डाला है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर एक ऊपर से आइडिया रखना होगा वहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऊपर से ही चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। अब एक तरीके से हम लोग बात करें तो क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की? बिल्कुल ज़रूरत थी। पाकिस्तान के केस में अगर हम बात करें, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको यह देखने को मिल जाएगा कि इसने यहाँ पर यह बोला कि देखो भाई, इनके द्वारा जो पाकिस्तान है उसके द्वारा सही से स्टेप्स उठाए नहीं गए हैं, उसने टेररिज्म वगैरह को पूरी तरह से ख़त्म किया नहीं है, उसकी वजह से इसको ग्रे लिस्ट में डाला। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने भी बहुत सारे मुद्दे उठा रखे थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ रहा है, और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी पुलवामा अटैक हुआ, मुंबई टेरर अटैक हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मुद्दे रखे गए, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है। देन उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया कि देखो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डालना ये काफ़ी बढ़िया है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि ये और अच्छे से स्टेप उठा सके इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, यानी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी तो खैर ग्रे लिस्ट में है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत हैवी लॉस हुआ है, ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। इनको लॉस हुआ है लगभग $10 बिलियन का। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इतना लॉस हुआ है लगातार इनको ग्रे लिस्ट में रहने से। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है अर्बन मिशन के बारे में। यह आर्टिकल आपका
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और वेलफेयर स्कीम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी हेडिंग है 6 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन। देखो हम लोगों ने बहुत सारे अर्बन मिशन जारी किए थे, यानी कि स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट वगैरह लगाए गए थे ताकि शहरों को और ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे गए थे, उन प्रोजेक्ट्स को हो चुके हैं पूरे 6 साल। तो उसी को सेलिब्रेट किया है, उसी को आप कह सकते हो कि सेलिब्रेशन के तौर पे सपोर्ट करते हुए यहाँ पे बोला यह है कि कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ये मिशन क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये जो मिशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म यहीं पे बता रहा हूँ, आगे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँगा। पहले मिशन है SCM, इसको बोला गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। दूसरा अमृत देखने को मिलेगा, यानी कि अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा आपको PMAY देखने को मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो यहाँ पे ये सारे चलाए गए थे मिशन, ताकि जो है अच्छी तरीके से जो शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा सके, वहाँ पर और भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें लाई जा सकें। अब यहाँ पर और किस वजह से आर्टिकल न्यूज़ में, क्योंकि इसी के साथ क्या हुआ है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है उसको भी पूरी तरह से 45 साल हो चुके हैं जब से उसको एस्टेब्लिश किया है, और ये बॉडी भी काम करती है कि किस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पर और ज़्यादा हम लोग आप कह सकते हो कि अच्छी तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकें, जो रिसर्च और प्रैक्टिस है उनके बीच का गैप खत्म कर सकें, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मिशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये वाली जो योजना है इसके अंदर क्या क्या बात करी गई थी, क्या क्या अच्छे से काम हुआ है। लगभग 1.12 करोड़ हाउसेस को यहाँ पे सैंक्शन किया गया, और लगभग 43 लाख जो घर हैं उनको यहाँ पर PMAYU के अंडर में लाया गया। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं। साथ ही साथ 16 लाख फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस स्कीम के अंडर में, उनको एक तरीके से क्रेडिट लिंक सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। उसी के साथ गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इस स्कीम के अंडर में, और लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो कि 689 करोड़ पर्सनस यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको एम्प्लॉयमेंट दिया है एक तरीके से। नहीं, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर रोज़गार प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पर आप कह सकते हो 246 लाख जॉब्स वगैरह भी क्रिएट करी गई हैं। तो ये सारी चीज़ देखने को मिली। देन उसके बाद अफोर्डेबल रेंटल हाउस प्रोवाइड किया गया है इस स्कीम्स के माध्यम से, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अमृत स्कीम है, इन सब की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, और इसने भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है शहरों को डेवलप करने के लिए। जैसे कि 1.05 करोड़ हाउस होल्ड और वाटर टैप कनेक्शन दिए हैं, 78 लाख सीवे जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं। लगभग 88 लाख जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको चेंज किया गया है और उनकी जगह LED लाइट्स दी गई हैं, और जो पोल्यूशन वगैरह है उसको भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम किया है इस अमृत मिशन के अंडर में। जो SCM है यहाँ पर भी लगभग 70 शहरों को डेवलप किया गया है, और एक तरीके से वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से सिटी को एक तरीके से चेंज किया गया है। अब ये ICCC क्या है इसको हम लोग आगे इस आर्टिकल के एंड में भी देखेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसी के चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे अवार्ड्स भी घोषित करे गए। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जो ये अवार्ड्स हैं ये दिए गए हैं किन थीम्स पर, यानी जो भी शहर ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है सोशल एस्पेक्ट्स के फील्ड में, गवर्नेंस की फील्ड में, कल्चर, अर्बन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, इकोनॉमी, बिल्ट एनवायरनमेंट, वाटर और अर्बन मोबिलिटी, इन सब के सेक्टर में अगर अच्छे से काम किया है तो उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, इंदौर और सूरत ने यहाँ पर जीत लिया है एक शहर अवार्ड का, एक तरीके से सिटी अवार्ड जीता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो इंदौर और सूरत को दोनों को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटी का। उसी के साथ अगर हम बात करें राज्य के लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो उत्तर प्रदेश ने अवार्ड जीता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ को लेकर बातचीत करी गई है। अब हुआ क्या है, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे शहर आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली जहाँ पर क्लाइमेट के प्रति एक्शंस लिया गया है, क्लाइमेट चेंज को टैकल किया गया है। तो यहाँ पर टॉप 9 परफॉर्मिंग शहर निकल कर आए हैं जिनको अवार्ड दिया गया है 4 स्टार का, 4 स्टार रेटिंग दी गई है। और वो कौन कौन से शहर हैं, सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवड और वडोदरा। तो यहाँ पर ये टॉप शहर हैं, 9 शहर हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड्स दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये खासकर इन्होंने क्लाइमेट को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेप्स उठाए। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ के अंडर में आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि
यहाँ पर और बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आप कह सकते हो बहुत ही बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी सिटीजन्स को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि जो है शहरों के अंदर और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाए गए ताकि जो यूथ लीडरशिप है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जैसे कि एक यहाँ पर प्रोग्राम ये है, ट्यूलिप करके नाम है इसका, द अर्बन लर्निंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत सारे ग्रेजुएट्स लोगों को कनेक्ट करता है, और वो लोग अगर चाहते हैं स्मार्ट सिटीज़ को लेकर यहाँ पे नए नए सॉल्यूशंस लेकर आना, तो वो लोग भी यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। देन उसी के साथ यहाँ पर एक और आपको ये फेलोशिप प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जिसको नाम CITIIS करके दिया गया, एक नॉलेज प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी एक पार्टनरशिप है, यहाँ पर ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप किया गया है 2018 में। ये भी खासकर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग कैसे नई नई चीज़ें ला सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करता है। नाउ अब स्मार्ट मिशन, ये स्मार्ट सिटी मिशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा मतलब है, ये एक ऐसा इनोवेटिव इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है, और यानी कि मतलब आप कह सकते हो शहरों को डेवलप करने का यहाँ पे ये काम करता है कि उस शहर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही साथ जो लोगों की लाइफ है एक तरीके से उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करा जाता है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर, यानी कि जो भी शहर है उसको स्मार्ट सिटी बनाया जाए। देन उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव यही होता है एक डिसेंट क्वालिटी मिले लोगों को, यानी जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में एक बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी मिले, सारी चीज़ें अच्छी चले, मेट्रो हो, काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, एक पूरी तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिले। फोकस यहाँ पे किया जाता है स्मार्ट सिटी के अंदर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर, कि लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट्स होता रहा, विकास के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, जनरल सी बातें हैं। नाउ ये ICCC के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो वो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करता है, ये फोकस करता है, बिल्कुल हर दिन यहाँ पे फोकस क्या करा जाता है कि देखो क्या आप कह सकते हो कि इन चीज़ों का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, यानी कि फोकस करता रहता है कि देखो लगातार हम लोग डेली बेसिस पर लोगों की लाइफ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालें। तो ये एक स्मार्ट सिटी मिशन का एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, एक इनका ऑब्जेक्ट रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करा जाता है यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। अब ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बेसिस पर आज का थंबनेल भी है। बाय द वे ये ज़रूर बताना थंबनेल आज का कैसा लगा। ये आर्टिकल आपका बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर टाइटल दिया गया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नागालैंड के अंदर अभी कुछ टाइम से ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नहीं देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक बढ़ रहा था लेकिन अब नहीं देखने को मिला, उसी वजह से न्यूज़ में है। नाउ अब जो ये डिजीज़ है ये पहली बार देखने को मिली थी नवंबर दिसंबर 2019 में। कौन से एरियाज़ में, जो चाइना अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है वहीं पर ये डिजीज़ देखने को मिली थी। ठीक है, अभी यहाँ पर अप्रैल 2020 की बात है, बहुत सारे पिग्स की, ठीक है पिग्स यानी सुअर की, बहुत सारे सुअरों की डेथ हुई थी इस स्वाइन फीवर की वजह से। और यहाँ पर ये जो स्वाइन फीवर है ये पिग्स के अंदर ही फैलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, इनके अंदर फैलता है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग बात करें मानव को ये इन्फेक्ट करता है तो बिल्कुल नहीं, ह्यूमंस यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे ह्यूमंस के प्रति ये हार्मलेस है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब यहाँ पर एक ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है, इससे बहुत सारे यहाँ पे जो वाइल्ड पिग्स हैं, जो जंगली सुअर हैं, उनकी जान चली गई है, उनको फीवर क्रिएट हुआ, और बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं जैसे कि हाई फीवर, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, जो भूख ना लगना। ठीक है, आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब जो ये डिजीज़ है इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका में 1920s में। तो आपको ध्यान रखना है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर सबसे पहली बार अफ्रीका के अंदर डिटेक्ट किया गया था 1920s में। और इतिहास देखें इसका तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये आउटब्रेक हुआ, जैसे अफ्रीका के अंदर, और बहुत सारे यूरोप के पार्ट्स हैं वहाँ पर, साउथ अमेरिका के अंदर, कैरिबियन के जो भी यहाँ पे कैरिबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया था। नाउ रिसेंटली बात करें 2007 से जो ये डिजीज़ है ये आपको रिपोर्ट किया गया है मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप के अंदर। और खासकर बात यह है कि पहले तो ये जंगली सुअरों के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स दोनों के अंदर यह देखने को मिला है। मोर्टेलिटी रेट की बात करें, क्या ये अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो वायरस पकड़ लेता है तो इससे क्या होगा, इससे 100% जान चली जाएगी।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो मोर्टिलिटी रेट 100% है। अब इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? इससे छुटकारा पाने का रास्ता ये है, जानवर को ही जान से मार दो, काम खत्म, ठीक है, तब ये जो है वायरस नहीं फैलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ह्यूमन बींग्स है उनको इस चीज़ से कोई भी खतरा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये जो ऐसी डिजीज़ है जिसको लिस्ट किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, जिसको हम लोग OIE बोलते हैं। OIE की फुल फॉर्म कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगी, इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस डिजीज़ को लिस्ट किया गया है इसके अंदर। नाउ अब यहाँ पे जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है, यही तो फीवर फैला, ये क्या है एग्जैक्टली? इसको देखो हॉग कॉलेरा भी बोला जाता है जी, यानी ये कॉलेरा भी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि यहाँ पे पिग्स के अंदर होती है, और खासकर इकोनॉमिकली डैमेज पेंडेमिक भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस डिजीज़ की वजह से दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और जो ये वायरस है, आप कह सकते हो ये जो डिजीज़ है ये क्रिएट कैसे होती है? ये जो फीवर है ये होता है एक वायरस के माध्यम से। वायरस का नाम है जीनस पेस्टिविरस। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेविफिराइडे के फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसी वायरस की वजह से ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। मोर्टिलिटी रेट मैंने आपको बता दिया, 100% मोर्टिलिटी रेट है। और इसके लिए कोई वैक्सीन है तो हाल ही में एक डेवलप करी गई वैक्सीन जिसका नाम है लिपिनेस्ट वैक्सीन वायरस, यहाँ पर आप कह सकते हो उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि एक वैक्सीन क्रिएट करी जा सके और जो है इससे बचाया जा सके। तो नई वैक्सीन यहाँ पर लाई जा चुकी है, यहाँ पर ये इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है। 14वें दिन से इम्यूनिटी डेवलप होनी चालू हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो डिजीज़ है इसको लिस्ट कर रखा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अंदर, ये इसको हम लोग OIE बोलते हैं। OIE की फुल फॉर्म क्या है, ज़रा सर्च करके आप लोग बताओ क्या हो सकती है। OIE बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि कोई भी जानवर है उसकी हेल्थ अगर खराब है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए OIE काम करता है। और यहाँ पर आपको 182 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। नाउ OIE ने डेवलप किया है काफ़ी, आप कह सकते हो ये नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स को डेवलप करता है। इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि इसके कंट्रीज जो भी मेंबर हैं वो यहाँ पर उन रूल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। खासकर उनकी कंट्रीज़ के अंदर ये डिजीज़ वगैरह ना फैलें तो उन रूल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। नाउ OIE के बारे में बात करें, जो स्टैंडर्ड्स है ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में पेरिस में देखने को मिल जाएगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो मुझे बताओ आपको इतने डिटेल्ड आर्टिकल कैसे लग रहे हैं, आप अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे से तैयार कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो प्रिपेयर कर लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा अपना ये दोनों वीडियो देखो, देन उसके बाद अपना जो भी स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो पढ़ने में लग जाओ। यहाँ पे डिस्कस किया गया है एयर क्वालिटी एंड कोविड-19 के बारे में। तो एयर क्वालिटी के अंदर आप कह सकते हो एयर पोल्यूशन से आप कह सकते हो कोविड-19 को लिंक किया गया है। ये आर्टिकल आपका बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे टॉपिक ये दे रखा है लिंक बिटवीन एयर क्वालिटी एंड कोविड-19। आर्टिकल आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे GS पेपर 3 में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहली बार एक आप कह सकते हो पैन इंडिया स्टडी फाउंड करी गई है और इसमें यहाँ पर स्टडी के द्वारा ये बताया गया कि एयर पोल्यूशन डायरेक्टली लिंक हो सकता है कोविड-19 से। कैसे लिंक होगा? यानी कोरोना वायरस उस जगह पर सबसे ज़्यादा फैलेगा जहाँ पर एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस चिपक जाता है किसके ऊपर? पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर, और इसके बेसिस पर ये फिर फैलता रहता है। अब ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है? ये छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, इतने छोटे कि वो दिखाई नहीं देते, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी हम लोग को ये दिखाई पड़ेंगे, इतने छोटे कंकड़ होते हैं। इस पर यहाँ पर कोरोना वायरस स्टिक हो सकता है और जो है ये हम लोग सांस लेते हैं, ये सारे कंकड़ एनवायरमेंट में देखने को मिलते हैं। जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर यह आप कह सकते हो कोविड भी फैलता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो आप कह सकते हो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये कैसे फैलते हैं? ये बेसिकली एक रिजल्ट है बर्निंग फ्यूल का, तो यानी कि आप कह सकते हो फ्यूल्स वगैरह बर्न हो रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। या फिर मतलब जो भी शहर है, जो भी यहाँ पर राज्य है जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर आपको ये पार्टिकुलेट मैटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टडी कंडक्ट करी गई है, किसके द्वारा? जो ये साइंटिस्ट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि देखो हो सकता है, यहाँ पर देखो हो सकता है क्या, यहाँ पे पोल्यूशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वहीं पर कोविड के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। बात करें दिल्ली की या बात करें मुंबई की, तो यहाँ सभी जगह पर पोल्यूशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और यहाँ पर उसी की वजह से पार्टिकुलेट मैटर जो है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कंकड़ के पार्टिकल होते हैं, ये एनवायरमेंट में देखने को मिलेंगे और इसको हम लोग इनहेल करते रहते हैं। नाउ कोविड अगर उस पर स्टिक होगा, हम लोग उसको सांस लेंगे अंदर, तो फिर क्या होगा? हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। नाउ ये जो स्टडी है इसके अंदर 3 डेटा सेट को इन्वॉल्व किया गया है। एक है नेशनल एमिशन इन्वेंट्री,
PM2 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को। उसके बाद नंबर ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केसेस को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। देन उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर यहाँ पर 3 स्टडीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वो हैं, ये जो स्टडी है इसका टाइटल है एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन फाइन पर्टिकुलेट मैटर जोन्स एंड कोविड-19, यानी कि ये स्टडी ही इसी चीज़ के ऊपर करी गई है कि ये पता लगा जा सके जो पर्टिकुलेट मैटर है और जो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोविड-19 है, इसका क्या लिंक है। तो लिंक बेसिकली यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया है। रीजन्स यहाँ पे जहाँ पर आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा पेट्रोल चल रहा है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, डीजल या फिर कोल का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये कोविड-19 के केसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, यहाँ सभी जगह पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन चीज़ों का, और यहीं पर सबसे ज़्यादा ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इन्हीं एरियाज़ में कोविड के केसेस भी सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। मुंबई और पुणे ये दोनों यहाँ पे हॉटस्पॉट माने गए हैं, और क्योंकि और यहीं पर सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और इसी की वजह से ये कोविड के केसेस बढ़े हैं। एविडेंस ये बोलते हैं ये जो कोरोना वायरस है ये चिपक जाता है इन पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पर, और फिर ये जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं और इसकी वजह से ये हमारे अंदर चले जाता है, और इसको एक तरीके से एयर बॉर्न ट्रांसमिशन भी बोला गया है, यानी कि हवा में फैल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बोली गई है। इम्पैक्ट क्या है, देखो इम्पैक्ट ऑब्वियस ही बात है, ये जो आप कह सकते हो कि पहले तो एक ही इम्पैक्ट था, ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये हम लोगों को वैसे भी नुकसान पहुंचाता था, यानी कि जो पोल्यूशन है ऑब्वियस ही बात है पहले भी हमारे लिए हेल्थ के लिए ख़राब था। नाउ इसके अंदर जैसे ही कोविड-19 और इंक्लूड होता जाता है तो ये डबल यहाँ पर आप कह सकते हो डबल पावर वाला है, जो कि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पहुँचाएगा, जो हेल्थ कंडीशंस वगैरह है उसको और ज़्यादा बुरा कर देगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है। सोल्यूशन यही है कि हम लोग एक क्लीनर टेक्नोलॉजी को लेकर चल सकते हैं, एक बेटर ट्रांसपोर्ट एमिशन हो सकता है, जैसे कि भारत स्टेज BS6 को हम लोग लेकर चल सकते हैं, और यहाँ पर एक बेटर कोल टेक्नोलॉजी हो सकती है। अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करें, पोल्यूशन को कम से कम करें, पर्टिकुलेट मैटर कम से कम एमिट होंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए, हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि उजाला स्कीम हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। नाउ फाइनली आज का लास्ट आर्टिकल डिस्कशन किया गया है INS विक्रांत के बारे में। इसको हमने पहले पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको एक अच्छे से आर्टिकल बताने वाला हूँ। यह है इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ये क्यों है न्यूज़ में, ये आर्टिकल आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये GS पेपर 3 के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट। तो यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रिव्यू किया। देखो ये जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है IAC, ठीक है, इसका नाम दिया गया है। ये बेसिकली इसको हम लोग जो INS विक्रांत है, जो बड़ा सा जहाज़ है INS विक्रांत, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है पिक्चर में, ये बेसिकली एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब क्या है ना कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके ऊपर काम चल रहा है, इसको बनाया जा रहा है आज के टाइम पर। तो इसी प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, और बोला यह है 2022 तक ये जो विक्रांत है ये हमारे पास आ जाएगा। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, मतलब कि जो इतना बड़ा ये एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर सॉरी इतना बड़ा ये जहाज़ है, इसके ऊपर आप लोग एयरक्राफ्ट वगैरह रख सकते हो। ठीक है, एयरक्राफ्ट रख कर इधर से उधर ट्रैवल किए जा सकते हैं, तो इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। भारत के पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको ध्यान देना है। इंडिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर इंडिया प्रोजेक्ट 75I के ऊपर भी वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो सबमरीन्स हैं उसको बनाने वाले हैं, पनडुब्बी को बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ अब इस टॉपिक के बारे में बात करें, जो ये यहाँ पर ये विक्रांत होने वाला है, इंडियन नेवल शिप विक्रांत, ये जो वेसल है आप कह सकते हो 2022 में आएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी, बहुत सारे आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर रख सकता है, जैसे कि MiG-29 के फाइटर जेट्स हो गए, कामोव 31 एयरबॉर्न वार्निंग हेलीकॉप्टर हो गया, या फिर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हो गए, इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो गए। तो इन सभी को कैरी किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो आपको ध्यान देना है।
देन उसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और यहाँ पे दूसरी तरफ इसकी बात करें इसके एंड्योरेंस की, तो लगभग जो इसकी नॉर्मल स्पीड वो 32 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आप कह सकते हो हथियार इसके अंदर लगाए गए हैं, जैसे कि LRSAM, AK-630 और MFSTAR, रडार, सेंसर और बहुत सारे यहाँ पर वॉरफेयर लगाए गए हैं ताकि ये जो शिप है ये अच्छी तरीके से चीज़ों को टैकल कर पाए। ठीक है, कोई यहाँ पर विवाद क्रिएट होता है तो वहाँ पर इस शिप का हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत डेफिनेटली थी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके अंदर एक कॉम्बैट कैपेबिलिटी है। ठीक है, आराम से जो है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर के होने के साथ साथ यहाँ पर इसके साथ इसके अंदर लड़ने की कैपेबिलिटी भी है, क्षमता भी है। और इसके अंदर हमने और ही बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। ठीक है, रडार सेंसर लगा रखे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और अगर हम लोग बात करें इंडियन नेवी का करंट स्टेटस, तो करंट स्टेटस क्या है? तो जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है 2027 तक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2027 तक यहाँ पर इंडियन आर्मी का कहना यह है कि हम लोग को 200 शिप्स चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पर हम लोग इस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये टारगेट अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में हम लोग ऐड ये करने वाले हैं, अभी कोविड-19 को लेकर नेवी का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। नेवी ने कोविड से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑपरेशन चलाए थे। एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु बन। यहाँ पर क्या हुआ है, जो बड़े बड़े जहाज़ हैं ये गए थे दूसरे देशों में, वहाँ पे जहाँ पे भी इंडिया के जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ से उन लोगों को वापस से लाया गया है इंडिया में। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 था। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, अपने बहुत सारे शिप्स को लॉन्च किया था। ये अलग अलग कंट्री से जाकर बहुत सारा सामान लेकर आ रही थी, इक्विपमेंट्स लेकर आ रही थी, जैसे कि ऑक्सीजन से भरे कंटेनर्स और भी यहाँ पर वेंटिलेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें लाई रही थी। ये शिप बहुत सारी मदद लेकर आ रही थी अलग अलग कंट्रीज से। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा। हमने काफ़ी डिटेल में कवर करा है सारी चीज़ों को। 6 आर्टिकल देखे हैं, 2 लेकिन 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने परफेक्टली उसको कवर किया है। और इसी तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना, लाइक ज़रूर करना और जो भी पूछा है कॉमेंट ज़रूर करना। अब यहाँ पर आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर इंश्योर मैं कर रहा हूँ 2 वीडियो आपको देखने हैं और इन 2 वीडियो में आपका काम हो जाएगा। बाकी आप अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। बाकी जो स्टैटिक बुक्स हैं जैसे कि पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी, उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।